मेरे जैसे एक बात पूछनी है कि तुम आईआरटीएस ऑफिसर रहे पहले और अभी आईएएस बन गए, तो मुझे जैसे हमेशा से जानना था कि जो ये आईआरटीएस ऑफिसर्स होते हैं इनकी घरों में ट्रेन का हॉर्न होता है? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं होता है। बल्कि इसके ऑपोजिट हर आईआईटीएस ऑफिसर के घर में एक ट्रेन का प्रोटोटाइप जरूर होता है। या तो अच्छा। किसी ने उन्हें गिफ्ट किया होता है सोच के कि उन्होंने कभी ट्रेन नहीं देखी पॉसिबली लाइफ में। कि बट आप कहीं भी इवन गेस्ट हाउस में भी जाएंगे तो एक ट्रेन का छोटा सा प्रोटोटाइप जरूर रखा होगा। तो अच्छा कि हॉर्न नहीं होता सर। जॉब पर भी ट्रेन देखो, घर आके भी ट्रेन देखो। अरे ट्रेन भूलना नहीं बोलना है, मत। हाँ। भूलना नहीं है। ओके, क्योंकि मुझे इसे चाहिए था वो ट्रेन का हॉर्न, मेरा बड़ा मन करता है कि सर गाड़ी मैं में लगाओ। अरेंज करवाती हूँ सर। थैंक यू सो मच, काफ़ी अच्छा हो जाएगा। और जैसे ना एक और चीज़, जैसे अगर आईआईटीएस की बात हो रही है कि पर्टिकुलरली कि जो ये हॉर्न बजाते हैं, हम्म। इसमें कोई सीक्रेट मैसेज भी होता है? ऐसे सीक्रेट मैसेज नहीं होता, सेफ्टी कंसर्न्स होते हैं। अलग अलग जगह पर हॉर्न बजाने के लिए अलग अलग गाइडलाइंस हैं। अगर कहीं आगे काम चल रहा है तो उसके हिसाब से आपको हॉर्न बजाने हैं ताकि मेन जो या विमेन जो वहाँ काम कर रहे हैं वो हट जाएं। ओके, तो इस तरीके से अवेयरनेस से रिलेटेड है वो, कि ओके। अगर कोई ऐसा एरिया है जहाँ पे एनिमल्स आते हैं तो वो ज़्यादा हॉन्क करेंगे और ओके, ज़्यादा इंटेंसिटी से हॉन्क करेंगे। ओके। तो वो सब चेक करवाते हैं, हम लोग को फुट प्लेटिंग पे भेजते हैं। दैट्स द टेक्निकल नेम, जहाँ अच्छा, पे ऑफिसर्स इंजन में बैठ के उसको लेकर जाते हैं सर। ओके। अच्छा, सो तो ऑफ़िसर भी ग्राउंड पर अवेलेबल है? कि तुम सिर्फ़ ऐसे नहीं बैठे एसी रूम्स में? नहीं नहीं सर, वंस इन अ व्हाइल जूनियर ऑफिसर्स मोस्टली फुट प्लेट कर रहे होते हैं ओके, व्हेन दे आर टेकिंग अलोंग द होल ट्रेन विद देम एंड जस्ट चेकिंग कि सिग्नल्स सही फॉलो हो रहे हैं या नहीं, टू द ओके, बेस्ट ऑफ देयर नॉलेज ऑफ कोर्स। ओके। अच्छा, मुश्किल जॉब है फिर ये। तो और एक जैसे एक जो जो पॉइंट मैन होते हैं, वो पॉइंट मैन ही होते हैं कि वुमेन भी होती हैं? सर अब वुमेन भी होने लगी हैं, बट हुँ, उस डेजिग्नेशन को समा पॉइंट्स में नहीं बोलते ओके। हैं। बट वी हैव मेनी पॉइंट्स वुमन आल्सो। पॉइंट्स वुमेन भी हैं। तो अच्छा, यहाँ पर भी शायद थोड़ा सोशियोलॉजी काम कर रही है। सोशियोलॉजी, यस ओके। और अदरवाइज़ जैसे अभी ट्रांज़िशन विटनेस करोगे, क्या सर। एक्सपेक्टेशन है कि आईआरटीएस से आईएएस कि क्या-क्या बदलाव आएगा लाइफ़ में? सो आई थिंक एक तो एरिया ऑफ वर्किंग थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी। अभी तक एक निश वर्किंग थी हुँ, हुँ। प्रॉपर रेलवेज में, मतलब आपको वो ऑफिसर वाइब आएगी अगर आप रेलवे स्टेशन पे हैं हुँ, या हुँ, फिर हुँ। इन एंड अराउंड रेलवेज। अब आई एम अज्यूमिंग कि थोड़ा सा आपको एक ओवरऑल डाइवर्सिटी मिलेगी ऑफ वर्किंग। और सर मुझे लगता है आई थिंक यही एक मेजर रीजन है व्हाई आई शिफ्टेड आल्सो, हुँ, हुँ। बिकॉज अगर मुझे कहीं और जाना है हुँ, तो हुँ। वो रेलवेज प्रोबेबली मुझे नहीं दे रहा था जो मे बी ये दे। लेकिन कहीं जाने में तो सबसे आसान जगह तो चीज़ तो रेलवेज़ ही है, कहीं जाना है। ट्रू सर। हुँ, हुँ। ओके, लेकिन आप कह रहे हो कि ओके, अदरवाइज़ अदरवाइज राइट। ट्रू। तो वैसे एक सॉरी मैं तुम्हें एक और क्वेश्चन है मेरे पास रेलवेज़, क्योंकि रेलवेज़ तो मुझे बचपन से बहुत फ़ैसिनेट करते हैं। तो कि महेंद्र सिंह धोनी मिला है कभी? सर आई वाज टू यंग देन, मतलब क्या मैं एज से इतनी बड़ी लग रही हूँ कि ओके, क्योंकि वो भी मैंने सुना है सर, ऐसे बट मे बी कोई फ्यूचर धोनी हो जो भी हम लोग के रेलवेज में काम करो, फ्यूचर मे में बी राइट, और नॉट। कि वो आपको जो एज़ एन ऑफिसर याद रखे कि आपने उनको एनकरेज किया। ट्रू ट्रू। ओके, ग्रेट। और जैसे जॉब में कि जब जब तैयारी कर रहे, जैसे 2019 में रैंक आया, तब तैयारी करते हुए रैंक आया था, उसके बाद जॉब आ गई। तो क्या बदला प्रिपरेशन में कि टाइम कम हो गया, है ना? जो प्रिपेयर करने का कैसे मैनेज किया? सर आई थिंक टाइम कम होने के भी फायदे थे कुछ, ऑल्दो कम डेफिनेटली होता है। थोड़ी सी आप पूरे दिन के एक टायरिंग डे के बाद हुँ, फिर बैक टू बुक्स आना मुश्किल होता है। बट देन सिंस पता होता है कि अभी कम ही टाइम है, इसी में करना होगा, तो आई थिंक थोड़ा बेटर हम लोग फोकस कर पाते हैं। हुँ, हुँ। डिफिकल्ट होता है डेफिनेटली, बट जब सैलरी आने लगती है तो वो डिफिकल्टी थोड़ी सी ओके, ईज हो जाती है वो सर। थोड़ा चिंता कम हो जाएगी। चिंता कम हो जाती है फॉक्स। ओके। और अदरवाइज़ जो एक वो भी लेवल होता है ना कि जैसे आपने एक बार जब रैंक के लिए जब तैयारी की थी, तो ऑलरेडी एक प्रिपरेशन का लेवल आ चुका होता है। हम्म उस पर बिल्ड करना होगा ना, शुरू से शुरू नहीं करना होगा शायद। हम्म। तो उस पर पर्टिकुलरली क्या चेंज किया? लेट्स से अब इन इन बिटवीन भी आपने इंटरव्यू दिया एक बार ना, हम्म तो क्या बदला इस बार कि हम्म हम आईएएस में टॉप रैंक ही देख रहे हैं और अदर सोशियोलॉजी में तो चलो हाईएस्ट स्कोर है आपका। हम्म। तो कि क्या चीज़ें बदली तब से लेके अब तक? सर बहुत एक्सटेंसिव आंसर राइटिंग, आई थिंक इस अटेम्प्ट में और पीछे के अटेम्प्ट्स में यही फ़र्क था। इनिशियली सर एक इनर्शिया होता है हुँ, कि आई हैव टू राइट द परफेक्ट आंसर, तो ओके, लेट्स जस्ट नॉट स्टार्ट आंसर राइटिंग। ओके, तो परफेक्शन इज द एनिमी ऑफ गुड, राइट, व्हिच आई ऑलवेज राइट। कोट। तो इसमें सर मैंने ये सोचा कि कोई बात नहीं, कैसा भी आंसर है, जस्ट लेट्स जस्ट राइट, हुँ, हुँ, हुँ। लेट्स जस्ट राइट नो मैटर व्हाट।
सो इवन फॉर मेनी स्टूडेंट्स हु बीन आस्किंग कि कब से शुरू करें, आई थिंक आज से ही. ओके. फर्स्ट डे जब आपको लगता है यू आर गिविंग मींस स्टार्ट राइटिंग आंसर्स व्हिच इज वेरी डिफिकल्ट. अभी सर कहना इज इजी. अभी अगर मुझे पेन पेपर दे दिया जाएगा तो आई विल गेट स्टक इन माय थॉट्स कि कैसे शुरू करें, क्या करें. बट देन अगेन दैट स्टार्टिंग पॉइंट इज द मोस्ट डिफिकल्ट, बट फिर हो जाता है. नहीं, अदरवाइज जैसे जो फर्स्ट जब अटेम्प्ट दिया था, रैंक लिया, उसके पहले कितने आंसर लिखे थे? सो आई थिंक जीएस के 2 या 3 फुल टेस्ट दिए होंगे. फुल टेस्ट भी नहीं थे सर, वो मिनी टेस्ट थे, तो 1-2-3 फुल टेस्ट के बराबर होंगे. एंड आई थिंक ऑप्शनल के सर 1 या 2 टेस्ट बस. ओके. तो और वो अभी बदल दिया, अभी बहुत एक्सटेंसिवली स्टार्टेड राइटिंग. यस सर. ओके. और वो शायद वो रिफ्लेक्ट भी करता है फिर वो मार्क्स में. सर मार्क्स में इसलिए रिफ्लेक्ट आई थिंक करता है इसमें ऐड ऑन करते हुए कि जो चीज़ मुझे पता है वो एग्जामिनर को पता तभी चलेगी कि मुझे पता है जब मेरे आंसर में होगा. राइट. कम्युनिकेशन होगा. तो द मोर आई राइट आई नो कि अच्छा ये वाली नॉलेज भी मैं आई कैन यूज इन दिस आंसर, या फिर इसे मैं ऐसे यूज कर सकती हूँ. ओके. तो आई थिंक दैट मैटर्स. और ओवरऑल जैसे अगर कंटेंट के कहाँ से, जैसे कंटेंट गैदरिंग जो चेंज करी कुछ, या फिर कहाँ से सोर्सेज थे, अगर सोशियोलॉजी की बात करें, सोर्सेज क्या क्या थे और क्या क्या बदले सोर्सेज जो उस अटेम्प्ट से लेके 2019 से लेके 2023 तक? सो आई थिंक बेसिक्स तो वही रहे जो मतलब मुझे लगता था कि अगर मैं एक बुक पढ़ लूंगी, मैंने आपके लेक्चर्स देखे हुए हैं सारे, तो आपने एक कंपाइलेशन ऑफ फैक्ट्स दे दिया है जो इग्नू से भी है, जो हैरोलम्बस से भी है, रिट्जर से भी है, और कंटेम्प्रेरी एग्जांपल्स भी हैं. बट ये डेलीगेशन जो मैंने आप पे किया, मैं इस पे रिलाई करने के अलावा मुझे उसकी अंडरस्टैंडिंग भी लेनी होगी. राइट. पॉसिबली आपको उसकी एक इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग है, इसलिए आपने उसको इतने इजीली कन्वे कर दिया अपनी वीडियोस में कि देखो ऐसे होता है. अब नाउ वंस आई अंडरस्टूड इट, मुझे इसको थोड़ा सा सोशियोलॉजिकल जार्गन यूज करना होगा. तो फॉर दैट आई विल हैव टू रीड द हैरोलम्बस बाय माई सेल्फ. ओके. अच्छा, वो पढ़ाई वो करी फिर हैरोलम्बस पढ़ी? हाँ सर, पढ़ी. इस बार पढ़ी आईपैड पे एकदम अंडरलाइन करके. अच्छा. ब्राइट कलर्स के अंडरलाइन करके, और हैरोलम्बस में जितने इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होते हैं वो पढ़े. नाइस. सारे टॉपिक्स में जो मुझे लगता था कि मुझे समझ आ गए हैं, जिस पे मैं पहले आंसर्स लिखती थी, ओके, इस बार मुझे पता चला कि उसकी क्लैरिटी मुझे नहीं थी. ओके. कैसे मतलब हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म में अलग अलग मोड्स ऑफ प्रोडक्शन शिफ्ट होते हैं. ओके. तो आई थिंक इस बार वो एक बेटर अंडरस्टैंडिंग थी, क्योंकि मैंने खुद बुक को पढ़ा. ओके. थोड़ा सा वो क्रिटिकल आउटलुक तभी. चीजें बदल जाएंगी बिल्कुल. यस सर. और अदरवाइज जैसे एक और चीज है कि जब फर्स्ट टाइम जब तुम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आते हो, सोशियोलॉजी पढ़ने में कितनी प्रॉब्लम विटनेस की? सर उतनी डिफिकल्टी नहीं हुई. इनिशियली ये समझ में नहीं आता था कि पॉजिटिविस्ट क्यों प्रूव करना चाह रहे हैं कि एक साइंस है. ओके. मुझे लगता था कि ये तो ऑब्वियस है ना, इसमें हम लोग इतना आर्ग्यूमेंट क्यों कर रहे हैं. ओके. क्योंकि सर अगेन आदत वही होती है कि मतलब डिराइव कर दिया, लॉजिक पे बात कर रहे हैं, जो एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि मतलब साइंस इज मोर रैशनल वाला थिंग. बट देन अगेन आई फेल्ट कि ठीक है, चलो लेट्स जस्ट कीप ऑन रीडिंग कि क्या चाह रहे हैं. जो डाइवर्सिटी है व्यू पॉइंट्स की, आप कह रहे हैं कि पोस्ट ट्रुथ है, मतलब पोस्ट ट्रुथ एरा आ जाएगी, पोस्ट मॉडर्निस्ट का व्यू है, उसको एक्सेप्ट करने में सर थोड़ा सा टाइम लगा, क्योंकि वो कुछ नया पर्सपेक्टिव था एक कॉलेज ग्रेजुएट के लिए. उसके हिसाब से देयर इज जस्ट वन रियलिटी काइंड ऑफ. तो विद टाइम उसको एक्सेप्ट करने में समय लगा, बट एक बार समझ में आने लगा कि पॉजिटिविस्ट क्या चाह रहे हैं, नॉन पॉजिटिविस्ट क्या कह रहे हैं, तो फिर सर इजी हो गया. इजी हो जाएगा. राइट. और जैसे ऐसा कोई कॉन्सेप्ट है जैसे लेटली तुम्हें जैसे तब लग रहा होगा कि ऊपर ऊपर से देख लिया, अभी विद टाइम उस पे टाइम स्पेंड किया तो लगा कि नहीं अब बेटर अंडरस्टैंडिंग हो गई है, और मे बी जॉब में विटनेस किया उसके कारण लगा कि ओके ओके दिस इज हाउ इट इज मे बी, और शायद अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती गई, क्योंकि विद टाइम तो शायद एक्सपीरियंसेस हमें चीज़ों को बेहतर समझा ही देंगे. तो इसका फर्क पड़ता है कोई कि टाइम स्पेंड करने से हमारी अंडरस्टैंडिंग बेटर हो जाती है? सर डेफिनेटली बेटर हो जाती है. जैसे आपने पॉइंट्स वुमन वाला एक पॉइंट दिया, तो ये वही है कि आप फिर सोचने लगते हो कि व्हाई नॉट अ पॉइंट्स वुमन. इसका नाम ही, एक डेजिग्नेशन का नाम ही पॉइंट्समैन कैसे है. ऐसी सर जैसे सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन है कि जो एक पर्सनल स्पेस में हो रहा है वही एट द एंड आपके पब्लिक अफेयर्स में भी हो रहा है. तो मोस्टली इसमें को मैं जेंडर एस्पेक्ट में देखूंगी कि जो मैं पर्सनली फील करती हूँ वही एक बड़े स्केल पे सोसाइटी में भी हो रहा है. जो मुझे कंफ्यूजन्स है लाइफ में जिसको मैं डील कर रही हूँ वो मैं अकेली नहीं कर रही हूँ. देयर आर मेनी अदर वुमेन एज वेल एज मेन हु आर डीलिंग विद द सेम चैलेंजेस एवरी डे कि how to address this kind of a problem. Or even when I talk to my colleagues, they're like, okay, there's this woman officer who is saying something like this. क्या करूँ मैं? तो it is just not my personal problem. वही same चीज सोसाइटी में भी somewhere हो रही है. Okay, right. और एक सर मुझे लगता है आइडियलिज्म से भी हम लोग अलग हो जाते हैं. Okay. जैसे इनिशियली
अगर मैं कहूँगी तो मुझे लगेगा कि देयर शुड बी अ जस्ट सोसाइटी, एकदम इक्वल. बट कैन देयर एवर बी इक्वालिटी बिटवीन, अगेन टेकिंग द एग्जांपल ऑफ जेंडर, अगर दो जेंडर्स में कुछ कॉम्प्लीमेंट्री चीजें हैं तो कैन देयर बी एन इक्वालिटी? हर Okay. चीज में देयर कैन नॉट बी Nice. इक्वालिटी. ये तो विद टाइम ही, विद टाइम और एक तो चाहे पढ़ाई भी ऐसी कर रहे हो एंड देन विद टाइम जो एक्सपीरियंसेस आते रहेंगे तो ये अंडरस्टैंडिंग और नुआंस्ड होती जाती है और एग्जाम में रिफ्लेक्ट करती है. डेफिनेटली सर करती है. एथिक्स का ही मैं एग्जांपल लेती हूँ. जैसे अगर कोई ब्राइबरी का केस है तो अर्लियर आई वुड से कि आई विल नॉट डू एनीथिंग इज एन ऑप्शन, कि ये मैं कर सकती हूँ. बट नाउ आई हैव स्टॉप्ड राइटिंग इट. ओके. आई एम नॉट गेटिंग पेड फॉर नॉट डूइंग एनीथिंग. राइट. तो वो वाली चीज, मतलब व्हेन दे आर सेइंग कि यू आर एन ऑफिसर, देयर इज अ करप्शन केस, एंड आई से कि एक पॉइंट है कि द ऑफिसर डज नथिंग, वो हो ही नहीं सकता. यू हैव टू टेक अ स्टेप. राइट. एक कॉन्शियस स्टेप तो लेना ही पड़ेगा. तो आई हैव स्टॉप्ड राइटिंग इट. आई थिंक वन ऑफ द Okay. रीजंस कि ऐसे एथिक्स में मार्क्स बढ़े ओके. could have been this कि there were no extreme statements कि I'll Okay. not do anything. That's just not a step. दैट्स वो नॉट तो- एन ऑप्शन एट हाँ, ऑल. that's not an option. ओके. और जैसे जैसे एक बच्चों में ना बहुत ही वो होड़ होती है कि ना कि सभी अगर सेम कंटेंट पढ़ रहे हैं तो मेरे कंटेंट में यूनिकनेस क्या है, जैसे ऐसी चिंता हुई है कभी? सर वो भी आई थिंक एक्सपीरियंस से डिराइव्ड है. मुझे लगता है हर किसी के लाइफ एक्सपीरियंसेस अलग होते हैं. हर किसी की इवन सेम कंटेंट से नॉलेज लेने का तरीका अलग होता है. तो इवन अगर मैं किसी को सेम बुक दूं और उनसे कहूँ कि आप इस टॉपिक पे आंसर लिखिए, स्पेशली यूपीएससी के आंसर्स राइट. जो बहुत ओपन है, दे कैन स्टिल हैव वेरी डिफरेंट व्यूज. Okay. एंड हाउ आई गॉट टू नो वाज कि मैंने अपना एक एसे अपने एक peer रिव्यू करवाया, and one person really liked it, the other person said no, this is, you should have taken it more to the right or the left, ओके. while it was being neutral. He said ki nahi, this is not something you should have mentioned, and you could have given that example. ओके. And I could not think of that example in that essay. So I was like, it was influenced by his life के जो भी challenges उसने face किए, या how he was being raised or something. So I think that's what makes the major difference. Plus the answer writing, of course. आंसर राइटिंग से. वो धीरे धीरे कैसे कनेक्ट करना है पॉइंट्स को, पेपर 2 के थिंकर्स को पेपर 1 में, एंड वाइस वर्सा. तो सर वो विद टाइम आंसर राइटिंग से आता होगा मे बी. राइट. और ये बिल्कुल बिल्कुल राइट, आई गेस ये तुमने इसको शब्दों में बता दिया कि वो चाहे सेम इनपुट होती है लेकिन प्रोसेसिंग हर इंडिविजुअल डिफरेंटली कर रहा है और आउटपुट तो डिफरेंट आएगी. जैसे इस पे बहुत ही अच्छे एक वाक्य है, वो बोलते हैं कि अगर हर इंसान जो मरे हुए इंसान, बीमार इंसान को देखकर इक्वली इम्पैक्ट होता तो हर एक इंसान बुद्ध बन जाता, लेकिन हर एक इंसान बुद्ध नहीं बनता, है ना. तो इसीलिए इनपुट और प्रोसेसिंग आउटपुट तो बहुत वेरी करेगी हर इंसान की. तो और जैसे अच्छा, आप अपने जैसे बहुत से जो बच्चे जब वो टॉप करते हैं, तुमने तो सोशियोलॉजी में हाईएस्ट मार्क्स ही ले लिए, तो जो टॉपर्स के नोट्स की बात रहती है, वो टॉपर्स के नोट्स की क्या कितने यूजेज हो सकता है किसी के लाइफ में? सर आई थिंक किसी टॉपिक को समझने के लिए टॉपर्स के नोट्स हो सकते हैं इम्पोर्टेंट. कि आपको कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा, आपको लगता है कि पार्सन्स का AGIL मॉडल मेरा क्लियर नहीं है, आपने किसी के नोट से पढ़ लिया, वो समझ में आ गया. बट देन अगेन वो नोट्स उनके पर्सपेक्टिव से बनाए गए हैं जो आपके लाइफ एक्सपीरियंस से सिमिलर नहीं हो सकते. ओके. तो मैंने भी सर 1-2 टॉपिक्स के नोट्स को काफी पढ़ने की कोशिश करी, बट समहाउ दे डिड नॉट मेक सेंस टू मी. ओके. बिकॉज वो एक पर्सपेक्टिव से लिखे गए हैं, जो उनको पता है वो उन्होंने नहीं लिखा है, जो उनके लिए नया है वो उन्होंने लिखा है. मेरे लिए मे बी मुझे वो पता हो, और जो मुझे ना पता हो वो लिखा ही ना हो. और वैसे एग्जैक्टली है ना, कितनी जैसे रेलेवेंट बात है कि आप नोट्स अपने लिए बना रहे हो और इंसिडेंटली जब आपने तैयारी की, आप टॉप कर गए, तो वो पब्लिक होने शुरू हो जाएंगे. तो वो आप किसी और के लिए नहीं बना रहे थे, तो वो आपके अपने पर्सनल नोट्स होते हैं. तो इसीलिए हाँ, टॉपर्स के नोट्स की जो यूजेज है वो बहुत ऑफन लिमिटेड रहेगी. ओके. तो ओके. और जैसे एक और चीज़ है कि आंसर्स में कंक्लूजन लिखने की कितनी इंपॉर्टेंस है, चाहे वो एथिक्स हो, चाहे सोच हो, या इससे कुछ भी हो, कंक्लूजन कैसे डिराइव करें? सो आई थिंक कंक्लूजन जो होता है वो एक क्लोजर इफेक्ट देता है पूरे आंसर को. और अगर कोई एग्जामिनर पूरे दिन से कॉपी चेक कर रहा है, तो आप उसको एक मतलब ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर तो दे सकते हैं कि आपने एक अच्छा कंक्लूजन लिखा. स्पेशली GS2 GS3 और ऑप्शनल के लिए आई वुड से कि कंक्लूजन का एक मेजर हाथ है. और सोशियोलॉजी के मेरे जो कंक्लूजन्स थे, दे वर नॉट एट ऑल गुड. दैट आई रियलाइज्ड बाय एक्सटेंसिव आंसर राइटिंग कि आई वाज राइटिंग वेरी जेनेरिक कंक्लूजन्स. जो क्वेश्चन में पूछा, आई वुड जस्ट कोट द सेम लाइंस एंड ट्राई टू कंक्लूड कि does we shall do that, and every answer that I was writing had that does comma. तो आई रियलाइज कि नहीं, कुछ करना पड़ेगा, ये तो नहीं हो पाएगा. सो आई रियलाइज विद वन ऑफ माई पेयर ग्रुप, आई वाज डिस्कसिंग इट विद हर, एंड हर आंसर्स वर रियली गुड.
So what she used to do was she used to add some contemporary example. जैसे अगर सिर्फ वर्क की बात है तो वर्क पे एक क्वेश्चन आ सकता है, there are chances. तो उसका कंक्लूजन में हम ये भी दे सकते हैं कि विद टाइम जो अभी हम फैक्ट्री लाइन प्रोडक्शन है उससे हम ऑटोमेशन पे जा रहे हैं, Okay. और उससे ह्यूमन एंड एआई का इंटरेक्शन जब होगा तो वर्क के रिलेशंस वुड फर्दर चेंज. Okay. तो जो Nice. मार्क्स ने भी कहा कि कैसे ह्यूमन ह्यूमन इंटरेक्शन है, हमें अब आगे जाना पड़ेगा, मशीन पे रिलाई करना होगा, और उसके तो इमोशंस भी नहीं है, समथिंग लाइक दैट. राइट. तो उससे हम कंक्लूड कर सकते हैं. तो आई वुड से कि हर चैप्टर का इस तरीके से कुछ एक ये अच्छा जैसे ये conclusion. सोचा कहीं पर या ग्रुप में डिस्कस किया, कहीं पढ़ा कैसे, क्योंकि इट्स अ न्यू थॉट. सब राइटिंग से ही आया. Okay. अब जब वर्क में मुझे कंक्लूजन में does work plays a major role in a man's life when I'm writing ऐसा कुछ, तो I would recall कि ये that's why I think an aspirant should spend more time with himself or herself. Knowledge तो सर हम लोग के पास decently है, जो मेंस लिख रहे हैं they have a lot of idea about many things. उसी को यूज करना है कि विद टाइम कैसे चीजें चेंज होंगी या क्या. तो आई थिंक सर खुद के साथ समय बिताने से वो चीजें आती हैं अल्टीमेटली. तो यहाँ पर एक और जैसे बात आ रही है कि जैसे बहुत से बच्चे जैसे खुद के साथ, अगर मैं जैसे समय बिता रहा हूँ, जैसे मैं खुद से तैयारी करता हूँ, तो ये जो एक परपेचुअल डिबेट है जिसका मुझे पता नहीं कभी कोई राइट आंसर आएगा कि नहीं आएगा, कि कोचिंग लें या फिर खुद से पढ़ें. तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा कि कहाँ से कोचिंग ली और कैसे जो खुद कितनी चीजें, कौन सी चीजें खुद पढ़ी? सो आई थिंक कोचिंग अगर अच्छी है तो वो आपका काम सिंप्लीफाई कर देती है. जैसे अगर मैं पॉलिटी पढ़ना शुरू करूं, बट अगर क्योंकि मैंने कोचिंग जस्ट ग्रेजुएशन के बाद ले ली थी, तो जो सर ने पढ़ाया मुझे मुझे फ़ायदा हुआ कि वो चीज़ें मुझे समझ में आती गई. और एक लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, एक डेप्थ ऑफ लेवल मुझे कोचिंग के थ्रू हेल्प हो गई. बट देन सेकंड डेप्थ पे पहुंचने के लिए मुझे खुद से पढ़ना पड़ेगा. राइट. तो हर बच्चे का एक अलग लेवल है. मे बी सबकी समझ उतनी है कि वो ऑलरेडी एक लेवल डेप्थ पे पहुंच चुके हैं, तो दे कैन अवॉइड कोचिंग, नो वरीज. खुद से बेसिक बुक्स पढ़ के और ज्यादा पढ़ के. इवन सर अभी जब मेंस के लिए लक्ष्मीकांत पढ़ी, आई रियलाइज कि मुझे उसमें एक टॉपिक था, आई वाज लाइक ये तो नया पॉइंट है. मैं 5 साल से तो मिनिमम प्रिपरेशन कर ही रही हूँ, एंड आई स्टिल फाउंड आउट समथिंग न्यू. तो आई वाज लाइक कि कितना इन डेप्थ है कि आप एक ही किताब को मतलब इफ नॉट लेस 80th और 90th टाइम वो किताब पढ़ी जा रही होगी. और क्योंकि लक्ष्मीकांत तो सर पढ़नी है, प्री मेन सबके लिए पढ़नी है. आई वाज लाइक अभी भी नया पॉइंट मिल रहा है. और लक्ष्मीकांत में ऐसा पता नहीं क्यों हर बार ऐसे कुछ ऑटोमेटिक एक सॉफ्टवेयर लगा हुआ है, हर बार कुछ ना कुछ एक नई लाइन आपको लगेगा ये कैसे आ गई, ये कैसे मिस हो गया, इतने समय से कैसे मिस हो रहा था. बट वो सिर्फ अंडरस्टैंडिंग है. अगर वो नॉर्मली आ रही है, नो वरीज, कोई जरूरत नहीं है कोचिंग लेने के लिए. बट अगर आपको इवन सर इफ देयर इज अ प्रॉब्लम मे बी फाइनेंसेस का या टाइम का या लोकेशन का, तो ऑनलाइन तो बहुत सारी चीजें अवेलेबल है. साइक्लोन कैसे बनता है, I can search for and I can just write cyclone UPSC और उसमें अनगिनत वीडियोस होंगी जो सब बता देंगी साइक्लोन के बारे में. अब तो रादर इस पे इतने मीम्स बनते हैं, वो यूएस वाले लिख रहे हैं कि अगर कुछ समझ नहीं आ रहा तो एक देयर इज एन इंडियन यूट्यूबर एक्सप्लेनिंग इट टू यू. तो आई गेस जब दुनिया पढ़ रही है तो हम तो पढ़ ही सकते हैं. ट्रू सर. ओके. और जैसे ओवरऑल जो अभी जैसे एक पूरा जैसे प्रिपरेशन साइकिल ऑलमोस्ट कह सकते हैं कंक्लूड हो गया है, तो जैसे एक सेंस ऑफ वैक्यूम है, सेंस ऑफ रिलीफ है, या मिक्सचर है? सर वैक्यूम में रिलीफ फील हो रहा है मुझे. मतलब ऐसे एक प्रेशर कुकर की वो ढक्कन तो हटा दिया है, बट वो अभी भी वो बॉईल तो हो ही रहा है अंदर से विद इन. मतलब मैं फिर से रीडिंग वाले हैबिट पे जाना चाहती हूँ, बट वो हो नहीं पा रहा है. बिकॉज माइंड इज लाइक कि लक्ष्मीकांत पढ़ो ना, रैंडम बुक्स क्यों पढ़ रहे हो वैसे वाला. बट देन आई वांट टू मतलब वॉच वेब सीरीज एज वेल. तो आई वुड से इस बार मिर्जापुर में मतलब चिल होकर देख सकती हूँ, नॉट थिंकिंग अबाउट कि करंट अफेयर्स कवर करने हैं, आंसर राइटिंग करनी है. कि इसमें से ये कोट यूज किया जा सकता है, ये कोट यूज किया जा सकता है, ये सोशियोलॉजिकल एग्जांपल है. तो वैसे नहीं, मिर्जापुर से कोट यूज नहीं करेंगे. हाँ, लेकिन ओके, डेफिनेटली नहीं करेंगे. लेकिन फाइनली थोड़ा सा एक सेंस ऑफ रिलीफ तो आएगा. ऑफ कोर्स. और वैसे मेरे ख्याल से ओवरऑल लेट्स से कि इफ देयर इज एनीथिंग दैट यू वुड वांट टू शेयर विद स्टूडेंट्स कि ये इस चीज पर थोड़ा फोकस बनाए रखना, और मे बी जैसे सिलेक्शन तो बहुत हजार बच्चों का ही होगा हर साल, है ना, और जो मेजॉरिटी सिलेक्ट नहीं होती, तो लेकिन क्या मेक और ब्रेक है, और एंड ऑफ लाइफ का क्या है क्या नहीं, हाउ डज इट वर्क फॉर यू? So I think it's very difficult to say कि कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ. If अभी भी कोई मुझसे पूछे कि इसका secret solution क्या है, I still don't have it. मुझे नहीं पता कैसे हो रहा है, because there is some method which I'm still not able to decipher. Maybe because of lack of experience, not in the exam prep but on the other side of the preparation.
बट देन आई वुड ऑलवेज से कि दिस इज नॉट द एंड ऑफ द लाइफ. और पॉइंट ये है सर कि आफ्टर दिस प्रेपरेशन a person is not a liability to the society. That's the best part. Okay. आपके लॉ कैसे चल रहे हैं, you know that. Mhm. इकोनॉमी कैसे चल रही है, you know that. सोशियोलॉजी कैसे वर्कआउट कर रही है, फॉर दोज हैविंग सोशियोलॉजी ऑप्शन, इवन फॉर अदर ऑप्शनल्स, उनको बहुत चीजें पता है जो एक नॉर्मल लेमन को नहीं पता है. सो दे कैन ऑलवेज बी प्राउड ऑन दैट फैक्ट. और प्लस आई से दिस कि हमेशा स्कैम्स के नाम बताए जाते हैं ना, फिशिंग होता है, ये स्कैम्स होते हैं. तो आप कभी भी स्कैम्स से तो नहीं वो हो सकते, कोई आपको स्कैम नहीं कर सकता आफ्टर दिस प्रिपरेशन. सो विच इज अ गुड थिंग. लाइफ विल बिकम ईजियर. इनिशियल ट्रॉमा से डेफिनेटली रहेगा, आफ्टर वन गेट्स ओवर विद द साइकिल एंड वो एक फीलिंग सिंक इन होगी कि नहीं हुआ है और समथिंग, बट देन दिस इज नॉट द एंड ऑफ लाइफ. ये एक प्रिपरेशन था और इट विल ऑलवेज हेल्प अ पर्सन. मतलब आई वुड नेवर से कि इसके बाद आप एक लायबिलिटी बनते हो. अ पर्सन आई थिंक इज ऑलवेज एन एसेट. इतना इंफॉर्मेशन, इतना डेली न्यूज़पेपर, इतना सारी इंफॉर्मेशन, डेफिनेटली दैट पर्सन इज एन एसेट टू द कंट्री. तो वो कभी नहीं भूलना चाहिए सर. वैसे एक रिसेंट एक वो अवार्ड फंक्शन में देयर वाज दिस रैपर हु वन दिस अवार्ड एंड उनसे पूछा कि क्या होता है लेट्स से अगर आप ये अवार्ड नहीं जीते, तो वो बोलता है कि आई गेस विल नेवर फाइंड आउट, क्योंकि बिकॉज़ आई वन इट. ऑफ कोर्स. तो इसीलिए या इसकी आई गेट योर पॉइंट. और प्लस लेकिन अगेन मैं तो वैसे ही चाहूँगा बताना कि बहुत सारी बार ऐसा लगता है कि नहीं आई लैक मनी, तो चीज़ें अवेलेबल नहीं है, देयर आर लॉट ऑफ रिसोर्सेज फ्रीली अवेलेबल. कई बार ऐसा लगता है कि नहीं मेरे पास जॉब है तो नहीं मुझसे हो पाएगा. शी गॉट 13th रैंक एंड हाईएस्ट मार्क्स इन सोशियोलॉजी. तो इसीलिए इट a lot will always depend how we make sense of our reality and what is the best we want to take out of the situation. तो ये important हमेशा रहेगा. mindset हमेशा आपको decide करेगा कि आप कहाँ पहुँचने वाले हो. तो even selection हो selection ना हो, mindset define करने वाला है कि क्या चीज़ें आप life में witness करने वाले हो और किस तरह से. तो इसीलिए मतलब मैं आपको तो ऐसे first of all I like thank you कि एक इंटरव्यू कर पाए हम और जो शेयर कर पाए कुछ पर्टिकुलर चीज़ें. और ओवरऑल लेट्स से कि इफ देयर आर सर्टेन थिंग्स दैट यू माइट वांट टू आस्क, यू कैन मे बी आस्क इन कमेंट्स, है ना. तो वी विल ट्राई टू आंसर देम. और पर्टिकुलरली बस वही है कि एक इट्स अगेन अ स्टार्ट, जो एंड ऑफ द प्रिपरेशन बट स्टार्ट ऑफ अ करियर. तो इसीलिए अभी तो शुरुआत है, बट यू बीन विटनेसिंग जो सरकारी जॉब ऑफिसर लेवल की. तो अब प्रोफाइल चेंज हो जाएगा, है ना. बस और प्रोफाइल चेंज हो जाएगा और डिफरेंट काइंड ऑफ चैलेंजेस होंगे. और बाकी इफ यू आर जैसे अवेलेबल लेट्स से ऑन सोशल मीडिया एटसेट्रा, यू कैन ऑलवेज शेयर if you want to connect with students or maybe people. So they say, are you on Twitter, Telegram, anyway? So now I'm on all the available social media platforms because I'm free also. Okay. And also I feel so these are now a very good source of information gathering. Okay. And I would just like to give an example. There was this Instagram reel of yours. Okay. Instagram reel. Achha. And I don't know why I was watching that during my mains ka preparation. So that said ki how to write a question on a thinker. And you had given some few points. और वो screenshot के I think I would still have the screenshot of that reel. Okay. It had कि पहले ये mention करना ये and I memorized it कि अच्छा अगर ऐसा कुछ आएगा जहाँ बिल्कुल I'm not aware of it, Okay. so I'll write that. So I would say कि these are good sources of information, but also good sources of bakar. So we should not fall for that. Just be very, very careful. And so I'm available on all of them. I'm on Twitter, I'm on Instagram, I have a Telegram channel also now. Okay. So I have everything and I will share the links. ठीक है, वो हम इसके नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक पे लगा देंगे. Yes. और अगेन मैं वही चाहूंगा अगेन फिर से बताना कि माइंडसेट विल डिफाइन. इंस्टाग्राम पे जाके हम एंडलेसली जो डूम स्क्रॉलिंग भी कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे जाके स्क्रीनशॉट लेके आंसर भी निकाल सकते हैं. तो माइंडसेट विल डिफाइन वेयर वी विल एंड अप. एंड so that is the end of this particular interview and like really glad कि we could hold this interview. क्योंकि हम एक ऑनलाइन एक कोचिंग सेंटर है और barely we get to meet students. तो ये एक interaction हो पाई and thanks to you. Thank you so much. For taking out time. Thank you so much. Thank you everyone. Thank you so much. Thank you.